मॉडरेटर भी हैं फिलहाल इस पैनल में। तो चलिए अब चर्चा की ओर शुरुआत करते हैं। और मंत्री जी आपके पास सबसे पहले मैं आ रही हूँ एक बार सवाल लेकर, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि शिक्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है भारत निर्माण में। तो किस तरह से आप लोग युवाओं के लिए इस तरह से इस लिहाज से काम कर रहे हैं कि भारत निर्माण में शिक्षा का जो स्तर हो वो इतना अव्वल हो कि जिस भारत की हम परिकल्पना करते हैं वो साकार रूप ले पाए। देखिए, इस प्रदेश का दुर्भाग्य था कि इससे पहले ऐसे हुक्मरान आए जिन्होंने ये कहा छात्रों से, युवाओं से कि हम तुमको नकल का अधिकार देंगे, आप हमको सत्ता दीजिए। ऐसी बिगड़ी हुई शिक्षा व्यवस्था माननीय योगी जी को मिली। योगी जी ने अपने पहले कार्यकाल में यानी योगी 1 में उसको पटरी पर लाए और अब दूसरे कार्यकाल में 2.5 साल में जो परिवर्तन आया है, राष्ट्रीय स्तर से बात शुरू करूंगा, मैं प्रदेश स्तर पे आऊंगा। पहले जो शिक्षा पद्धति थी वो लॉर्ड मैकाले की दी हुई शिक्षा पद्धति थी, जिसके मूल में था, जब उसके पिता ने उससे पूछा तुम क्या करके आए हो, तो उसने कहा था कि मैं वो शिक्षा पद्धति दे के आ रहा हूं जो काले अंग्रेज पैदा करेगी। इस वाक्य के इर्द गिर्द सरकमफ्रेंस में पाठ्यक्रम और कार्यक्रम शिक्षा के बनते थे। एक लंबा समय बीता, लोग इस पद्धति को बदलने की मांग करते थे और हुक्मरान कहते थे करेंगे। लेकिन 2020 में मेरे नेता मोदी ने, जो विश्व संकट का दौर चल रहा था, कोरोना काल था, ऐसे समय में उन्होंने इतनी बड़ी नई शिक्षा नीति दी जिसके मूल में शिक्षा को संस्कार से जोड़ना, शिक्षा को रोजगार से जोड़ना, शिक्षा को तकनीक से जोड़ना, ये 3 वाक्यों के इर्द गिर्द सरकमफ्रेंस में अब शिक्षा के पाठ्यक्रम और कार्यक्रम बनते हैं। यह राष्ट्र निर्माण के लिए एक बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि शिक्षा बालक की नींव होती है और उच्च शिक्षा अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक पहुंचे, ऐसी नीतियां बनी हैं। वो जब आप प्रश्न करेंगी तो मैं बताऊंगा क्या क्या बना। लेकिन शिक्षा का जो योगदान होना चाहिए राष्ट्र निर्माण में, उसके मूल में जो है वो हम शिक्षा NEP 2020 के माध्यम से दे रहे हैं। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद भारत 24 को मुझे नया रोल देने के लिए मॉडरेटर का और आपके साथ रूबरू होने का। और क्योंकि आप शिक्षा मंत्री हैं और आपके कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छे कार्य हो रहे हैं। हाल ही की कैबिनेट बैठक में आपने नए रिकॉर्ड तोड़े हैं, नए आप डिग्री कॉलेज लेके आ रहे हैं, विश्वविद्यालय लेके आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है सब कितने विश्वविद्यालय होने चाहिए उत्तर प्रदेश में, जितने हम यूनिवर्सिटी बन रही हैं? और आपने नई हायर एजुकेशन में जो नई यूनिवर्सिटीज आ रही है उनके भी स्कीम्स निकाली, थोड़ा उस बारे में हम बताएंगे थोड़ा ये बताने से पहले मैं आपको बताऊंगा स्थिति क्या थी। कैसा दुर्भाग्य था उत्तर प्रदेश का कि हिंदुस्तान की आजादी को 70 साल हो गए। कमिश्नरी स्तर 6 कमिश्नरी ऐसी थी जहां पर कोई सरकारी विश्वविद्यालय नहीं था। हमारे नेता योगी जी ने संकल्प पत्र में घोषणा की, संकल्प लिया कि हम 6 कमिश्नरी में सरकारी विश्वविद्यालय बनाएंगे और विश्वविद्यालय स्तरीय शिक्षा को उच्च स्तर पर ले जाने के लिए अपने आमंत्रित करेंगे निजी विश्वविद्यालयों को भी। और जब प्रतिस्पर्धा होगी तो सरकारी विश्वविद्यालय भी सुधरेंगे और निजी विश्वविद्यालय भी एक अच्छी शिक्षा का माध्यम बनेंगे। तो 2 साल के अंदर 6 कमिश्नरी में सरकारी विश्वविद्यालय बन चुके, या कहीं एक आध जगह निर्माणाधीन है, वरना ये काम पूरा हो गया। जो काम 5 साल के लिए संकल्प लिया गया था 2 साल में पूरा कर दिया माननीय योगी जी ने। ऐसे ही पिछले दौरान 16 नए निजी विश्वविद्यालय को LOP दी गई है, यानी संचालन का प्राधिकार पत्र, और लगभग 6 को LOI दी जा चुकी है, आशय पत्र। नए विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय आ रहे हैं और उसका परिणाम ये हुआ कि जो माननीय योगी जी ने एक कानून व्यवस्था चाक चौबंद दी, तो अब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के अंदर आ गए हैं। JSS जैसा चंडीगढ़ विश्वविद्यालय जो अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में है वो उत्तर प्रदेश में आ गया है। उन्नाव में उन्होंने अपना एक विश्वविद्यालय खोला है। तो एक तो ये सिलसिला जो चला है, और जब ये प्रतिस्पर्धा हुई तो आज उत्तर प्रदेश में 2 साल पहले तक एक भी विश्वविद्यालय A ग्रेडिंग में नहीं था, NAAC की A ग्रेडिंग में। आज उत्तर प्रदेश के सरकारी की बात करता हूं मैं, सरकारी का होना बड़ी बात है। 7 सरकारी विश्वविद्यालय A++,
4 विश्वविद्यालय A+ रैंकिंग में है और निजी विश्वविद्यालय में 6 A+ और 4 A ग्रेड में है। B ग्रेड की तो मैं गिनती नहीं करता। अब UGC की ग्रेड में कोई विश्वविद्यालय इससे पहले कभी नहीं रहा। ग्रेड 1 में 3 विश्वविद्यालय आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय का हिंदुस्तान के 500वें नंबर पे कहीं स्थान नहीं था किसी विश्वविद्यालय का। आज उत्तर प्रदेश के 3 विश्वविद्यालय, एक 74, एक 94, एक 97 रैंक पे आ चुके हैं। ये कितनी बड़ी उपलब्धि है और अंतर्राष्ट्रीय रैंक में भी जाने की प्रतिस्पर्धा में है। इसके सबके परिणाम क्या होते हैं? रैंकिंग के कोई पूछ सकता है कि क्या है इसके परिणाम। विदेश, लखनऊ यूनिवर्सिटी का एक उदाहरण दूंगा बस। जिस लखनऊ यूनिवर्सिटी में 80 विदेशी छात्र पढ़ने आते थे, आज लगभग 1000 छात्र विदेशी पढ़ने आते हैं। यानी अब उत्तर प्रदेश शिक्षा का हब बनता जा रहा है। यह राष्ट्र निर्माण में उत्तर प्रदेश का योगदान है। बस एक सेकंड में रुकूंगी। राज्य मंत्री राकेश गर्ग जी भी इस वक्त हमारे बीच में है, तो एक बार उनका भी जोरदार स्वागत। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत 24 के इस कार्यक्रम में, प्लीज। नो डाउट आपने प्रगति करी और बहुत नए विश्वविद्यालय आए हैं। इसी का नतीजा है कि आज आगरा, मथुरा में पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा विश्वविद्यालय हैं। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अभी एक, जैसे आपने नई यूनिवर्सिटीज के लिए आपने बहुत सारी पॉलिसीज दी हैं, आपने रियायतें दी हैं, तो कहीं ना कहीं पुरानी यूनिवर्सिटीज के मन में है कि हमारे लिए अगर हम एक्सपैंड करते हैं तो उनके लिए रियायतें क्या है। तो कहीं ना कहीं अपने बच्चे और बाहर के वो बच्चे में थोड़ा सा डिफरेंस किया जा रहा है, तो वो भी सरकार को क्या देखना नहीं चाहिए? नहीं, देखिए, सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट है। मैंने कहा ना कि जब हम लोग निजी विश्वविद्यालय लाने लगे तो सरकारी विश्वविद्यालय यही प्रश्न उठाने लगे कि हम लोगों का क्या होगा जब निजी विश्वविद्यालय आ जाएंगे। उन्होंने अपने स्तर को सुधारा। आज सरकार, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक ग्रेड प्राप्त विश्वविद्यालय हिंदुस्तान में यदि है तो उत्तर प्रदेश के अंदर है, जहां पहले कोई भी नहीं था। और सरकारी उसमें ज्यादा हो गए, उन्होंने उस प्रतिस्पर्धा में दौड़ में भाग लिया। ऐसे ही जो नई नीति आ रही है, देखिए, शिक्षा, उच्च शिक्षा को अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक पहुंचाया जाए, ये हमारे नेता योगी जी का लक्ष्य है। नई नीति लाए हम लोग, जिसमें हर जिले में एक विश्वविद्यालय हो, चाहे सरकारी या गैर सरकारी। उसके लिए इंसेंटिव्स की घोषणा की है कि जो असेवित जिले हैं वहां कुछ सरकार इंसेंटिव्स देगी, जिससे लोग प्रोत्साहित हो उधर खोलने के लिए। तो वो एक नई नीति दी है। और एक नई नीति ये ला रहे हैं कि अभी मुझसे पहले जो चर्चा चल रही थी कि छात्र विदेश जाते हैं यहाँ पढ़ने, अब वो स्थिति पैदा कर देंगे हम कि विदेश के छात्र हिंदुस्तान पढ़ने आएंगे। अब विदेश, और जो विदेश पढ़ने जाते हैं, जो जिन कोर्सों को, उन विश्वविद्यालयों को हम अब उत्तर प्रदेश में ला रहे हैं कि आप आइए, हमारे यहाँ विश्वविद्यालय खोलिए। उससे क्या होगा, गरीब छात्र जो विदेश नहीं जा सकता था, अब वो यहीं पे वहां उनकी शिक्षा प्राप्त करेगा, जिसके वो एक्सपर्ट हैं। और यहीं पर वो फैकल्टी लाएंगे, यहां से फैकल्टी पैदा करेंगे, और फिर जब शिक्षा का प्रसार होगा। दूसरा ये होगा कि वो शिक्षा जो हमारे गरीब बच्चों के लिए वो थी, बड़ा दुरूह मानी जाती थी, वो उनको मिलेगी। और शिक्षा का हब उत्तर प्रदेश बनेगा। उत्तर प्रदेश में अब देश विदेश के छात्र छात्राएं पढ़ने आएंगे। अब यहाँ के छात्र छात्राओं को वो दिन दूर नहीं योगी जी के नेतृत्व में कि बाहर जाने का अवसर मिले या वो सोचे बाहर जाने की। सब कहीं ना कहीं नई एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद बहुत शिक्षा जगत में बहुत बदलाव आया है। लेकिन एक अखबार का सर्वे था कि हमारे देश में एवरेजली रोज 15 से 18 सुसाइड्स होते हैं, जिसकी वजह है हमारे शिक्षा का कोचिंग सेंटर्स बनना। तो कहीं ना कहीं हमारे हायर एजुकेशन में एक खामी हमें नजर आती है, क्योंकि मैं भी शिक्षा जगत से बिलोंग करता हूं, कि हम लोग बच्चों को एग्जाम के लिए पढ़ा रहे हैं या वाकई पढ़ाने के लिए पढ़ा रहे हैं। अभी जैसे आयुष ने एग्जिट एग्जाम लगा दिया, अभी एंट्रेंस एग्जाम की बच्चा पढ़ता था, अब एग्जिट एग्जाम के लिए पढ़ रहा है। उसी तरह फार्मेसी में एग्जिट एग्जाम लग रहा है। तो इसमें क्या स्टेट को सेंटर से बात करके इस बारे में बात करनी चाहिए कि क्या हम शिक्षा को किस और ले जा रहे हैं, एग्जामिनेशन तो लेके जा रहे हैं। वहां पे अगर बच्चा 7वीं, 6ठी, 5वीं फेल होता है तो उसको प्रमोट तो किया जाता है, बट उसको अपग्रेड किया जाता है। एग्जामिनेशन इज नॉट ओनली द क्राइटेरिया जहां उसको जज किया जाए, क्योंकि आप शिक्षा मंत्री हैं और आपकी बात ज्यादा सुनी जाएगी और ये बात बहुत अलग अलग चैनल से पहुंचाई जा रही है। इस पे आपकी राय जानना चाहेंगे। देखिए, ऐसा है कि अभी तक जो शिक्षा की व्यवस्था थी, एग्जामिनेशन ही उसका मापदंड होता था। लेकिन अब धीरे धीरे नया परिवर्तन आने रहा है। पहले ईयरली एग्जाम होते थे, अब सेमेस्टर वाइज हो गए हैं। सेमेस्टर में जिस
सेमेस्टर में अगर आदमी फेल भी हो जाता है तो उसको आगे एग्जाम क्लियर करना पड़ता है सब उस पेपर को, और आगे एग्जाम देता है, प्रमोशन भी होता है और पीछे उसमें स्किल्ड भी बनी रहती है। इसलिए इस ओर सरकार का ध्यान है। एनईपी 2020 का शुरुआत है ये, और कितने दिनों की जंग लगी हुई, चरमराती हुई, बल्कि बंटाढार हुई शिक्षा व्यवस्था थी। आज उसमें सुधार हो रहा है और आशातीत सुधार हो रहा है। आज उत्तर प्रदेश का शिक्षाविद भी कहता है, और मैंने जैसे बताया कि अब विदेशी छात्र जब यहाँ पढ़ना, लखनऊ यूनिवर्सिटी का तो एक उदाहरण दिया है, वरना अन्य यूनिवर्सिटी के आंकड़े भी मेरे पास हैं, लेकिन इस समय ना तो बताने का समय ना उपलब्ध है। तो इस समय जो ग्रेड हम लोग ले रहे हैं शिक्षा का, उसमें जो भी सुधार की आवश्यकता होगी उसको तुरंत करते हैं। बिल्कुल खुले दरवाजे हैं। शिक्षा चूंकि छात्र की नींव है, भविष्य की नींव है, इसलिए इसमें कोताही बरतने की ना तो मोदी जी ना योगी जी चाहते हैं। मैं एक सवाल बस पूछना चाह रही हूँ आपसे, और क्योंकि हमारे पास वक्त भी कम है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। युवाओं में जो नशे का हम क्रेज देख रहे हैं, युवा नशे की ओर आगे बढ़ रहे हैं, हमारी स्ट्रेंथ है युवा, उसके लिए उच्च शिक्षा में कैसे युवाओं को अवेयर किया जा रहा है कि वो इस नशे की ओर आगे ना बढ़े? देखिए, जब मैंने कहा ना कि पहले कौन सी शिक्षा पद्धति थी, आज कौन सी शिक्षा पद्धति है, पहले के मूल आधार में क्या था, आज हमारे मूल आधार में शिक्षा को संस्कार से जोड़ना, और ये संस्कार विहीन शिक्षा थी, इसीलिए नशे की ओर उन्मुख होते थे छात्र। अब जब छात्र छात्राओं को संस्कार मिलेंगे तो उनको संस्कार में यह भी है कि अपने शरीर को स्वस्थ, मन और तन दोनों को स्वस्थ कैसे रखा जाए। अपने भूतकाल को बताना पड़ता है। शानदार था भूत, तो वर्तमान को संवारो और भविष्य को निखारो। ये जब थ्योरी है हमारी, उसकी मूल आत्मा है, तो उसमें यह भी समझाया जा रहा है कि नशे की आदत से दूर रहिए, क्योंकि नशे से बहुत विकृतियां होती हैं, मानसिक शारीरिक दोनों होती हैं। धीरे धीरे वो भी ठीक होगा। सब हमारे आपके उत्तर प्रदेश ऐसा प्रदेश है जहां पे आपके दिव्यांगजनों के लिए यूनिवर्सिटी है लखनऊ में, शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी। उसी तरह हमारे प्रदेश में और पूरे देश के अंदर तकरीबन जो लास्ट सर्वे हुआ था आज से 15 साल पहले, उसमें 4 से 5% दिव्यांगजन देश में हैं। एक मूल बात निकल के आती है कि इस प्रदेश के अंदर, इतना बड़ा प्रदेश है, एक दिव्यांगजनों का हाई एजुकेशन स्कूल बोर्ड भी होना चाहिए। हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उस बच्चे को स्पेशल एजुकेशन, जो बच्चा होता है उसको एक स्पेशल स्कूल भी चाहिए होता है, जिसकी बहुत कमी है। मैं इस माध्यम से आपसे निवेदन करूंगा, क्योंकि आप हाई एजुकेशन में, तो इस पटल पे रखें कि उन बच्चों के लिए एक अलग से स्कूल बोर्ड भी बनाया जाए, क्योंकि वो बच्चे हाई एजुकेशन नहीं आ पा रहे हैं। क्योंकि हमारा एक मूल उदाहरण ये भी है कि पूरी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बच्चों को हाई एजुकेशन में ज्यादा से ज्यादा एनरोलमेंट हो, लेकिन वो बच्चा अभी ऊपर आ नहीं पा रहा है बिकॉज ऑफ दी स्कूल एजुकेशन। तो स्कूल एजुकेशन में अगर वो बोर्ड अच्छा बनेगा तो आपकी एनरोलमेंट रेशियो ऊपर अच्छा बनेगा। इसकी स्टडी बिल्कुल बाकायदा साइंटिफिक ढंग से 3 विभाग मिलकर कर रहे हैं, बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा। कितने बेसिक शिक्षा में लोगों ने एंट्री ली थी, और वो जब उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा की ओर आए तो उसमें कितने रह गए। मान लीजिए 100 बच्चों ने फॉर्म भरे और 100 बच्चे एंट्री ली बेसिक शिक्षा में, तो अगर 80 माध्यमिक में आए तो 20 क्यों रह गए, चाहे उनमें दिव्यांग हो, चाहे ठीक ठाक लोग हों। ऐसे ही माध्यमिक शिक्षा में जितनों शिक्षा ली, उसके बाद हायर एजुकेशन में कितने आए, उसमें कहाँ खामी रह गई, क्यों रह गई। अगर कोई रोजगार से जुड़ गए तो ठीक है, आज शिक्षा को रोजगार से जोड़ा जा रहा है, हर शिक्षा के साथ, डिग्री के साथ कोई ना कोई रोजगार भी अटैच किया जा रहा है, तो उनको समझाया जाएगा कि शिक्षा, उच्च शिक्षा लेना भी आवश्यक है। तो इसलिए परिवर्तन बहुत अच्छे दृष्टि से हो रहे हैं और अच्छे के लिए हो रहे हैं। जैसे कि देश में फॉरेन यूनिवर्सिटीज आ रही हैं, गिफ्ट सिटी में आई हैं, तो उत्तर प्रदेश सरकार भी सोच रही है फॉरेन यूनिवर्सिटीज को यूपी में इनवाइट करने के लिए। नहीं, मैंने कहा ना आपसे कि हम उन लोगों को कह रहे हैं जहां पे यहाँ के लोग पढ़ने जाते हैं, आखिर वहां कौन से सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिन पर उनको मास्टरी हासिल है, तो उनको यहाँ पर बुलाना, यहीं पर उनसे कहना, उनको भी प्रिविलेज मिलेगा, उनको भी इंसेंटिव्स मिलेंगे, आप आके खोलिए, जिससे चंद लोग ही विदेश में जाकर उस एजुकेशन को न ले पाए, यहाँ का गरीब छात्र भी उस विश्वविद्यालय में जाकर, या तो यहाँ के लोकल विश्वविद्यालय से टाई अप करें कि इनके साथ बैठकर हम ये करेंगे, कैंपस इनका, फैकल्टी हमारी जो स्किल्ड लोग होंगे वो उनको पढ़ाएंगे, या फिर वो अपनी यूनिवर्सिटी खोलना चाहें तो यूनिवर्सिटी भी खोलें। इस नई नीति आ चुकी है, बस उसको सदन से अप्रूवल होना रह गया है, उसके बाद वो भी होगा। अच्छे अच्छे विश्वविद्यालय, जहां आज हम उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालय ला चुके हैं,
अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विश्वविद्यालय भी उत्तर प्रदेश में आएंगे। लेकिन उसमें थोड़ी सी भ्रांति ये सुनने में आ रही है कि जैसे हम कहते हैं वन नेशन वन इलेक्शन वन रूल, कहीं ना कहीं फॉरेन यूनिवर्सिटी को लेवरेज देने के लिए हम अपनी यूनिवर्सिटीज को जो चाहे वो अपना पैसा फॉरेन वापस ले जा सकेंगे, अपनी फैकल्टीज पे उनका टैक्सेस नहीं होंगे, उसके लिए भी सरकार को सोचना चाहिए। जो हमारी अपनी यूनिवर्सिटीज हैं उनको भी कैसे लॉस ना हो, प्लस लेवल प्लेइंग गेम होना चाहिए, ये भी एक हमारी दरकार है। देखिए, सब दृष्टि से तभी मैंने कहा कि अगर वो यहाँ की यूनिवर्सिटी से टाई अप करके यहीं उनके कैंपस में खोलना चाहें, अपनी फैकल्टीज लेकर आए, खोलें। यदि देखिए कहीं से भी अच्छी चीज आती है तो यहाँ के प्राइवेट यूनिवर्सिटी वाले घबरा क्यों रहे हैं? उनको चाहिए कि उस स्तर पर दौड़ लगाएं, जैसे सरकारी विश्वविद्यालय ने दौड़ लगाई। और आज मुझे कहने में गर्व है कि मैंने जैसे आंकड़े आपको बताया कि 7 सरकारी विश्वविद्यालय A++, निजी विश्वविद्यालय एक भी A++ नहीं है। यानी जब दौड़ में आए, जो B में रहते थे सरकारी विश्वविद्यालय या इस दौड़ में जाते ही नहीं थे, वो आज A++ और 4 A+, जबकि निजी विश्वविद्यालय में 6 A+ और 4 A, वहां A++ को है ही नहीं। लेकिन उत्तर प्रदेश ने अचीवमेंट किया है उनके माध्यम से भी। तो जब प्रतिस्पर्धा होगी तो निश्चित रूप से गुणवत्ता बढ़ेगी, ये तो नियम है, शाश्वत नियम है। तो घबरा नहीं रहे हैं, वो आपका एक कंधा है, एक कंधा सरकारी विश्वविद्यालय, एक कंधा आपके प्राइवेट विश्वविद्यालय है, और उन्हीं से देश प्रगति कर रहा है। बट लेकिन हमारा ये कहना है कि दोनों के लिए रूल्स ऑफ द गेम सेम होने चाहिए। 2 कंधे और एक डंडा भी हम साथ में चल रहे हैं, वो तो बहुत जरूरी। विदेशी लोगों का लेकर। अच्छा, मैं 2 सवाल आपसे पूछना चाह रही हूँ। एक तो ये क्योंकि आपने यूनिवर्सिटीज का जिक्र किया, लेकिन एक फैक्ट ये भी है कि जब बच्चों को जगह उन सरकारी यूनिवर्सिटी में नहीं मिलती है तो वो प्राइवेट की ओर रुख करते हैं, और प्राइवेट में कई बार झूठे प्रचार किए जाते हैं। हालांकि अब तो आप लोगों ने उसको लेकर भी बड़े स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए कि आप झूठा प्रचार नहीं कर सकते, नौकरी नहीं देंगे तो आप ये बोलेंगे नहीं। लेकिन फिर भी ये पूरा का पूरा जो कारोबार है वो चल रहा है, और कई दफा जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ते हैं उनका भविष्य अधर में लटक जाता है। तो इसके लिए कोई और भी प्लानिंग है क्या? कुछ और स्ट्रिक्ट रूल्स भी इनके लाने की तैयारी है? तो कारोबारियों को गलत नहीं सोचना चाहिए। जो एक टेंडेंसी बन चुकी है समाज की, समाज में सभी लोग हैं, हम भी हैं, मीडिया भी है और लोग भी हैं। कारोबारी अच्छी, जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी क्या है, इंटरनेशनल ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालय है। मैं उसका बार बार बोल रहा हूं तो मैं ब्रांड एम्बेसडर बन जाऊंगा खामोखा, उनको फायदा मिलेगा, लेकिन फायदा अच्छी जगह मिलता है तो मुझे ऐतराज नहीं। ऐसे ही JSS यूनिवर्सिटी क्या है, यदि एक घटना सुना दूं आपको, जब मैं हायर एजुकेशन मिनिस्टर बना तो महामहिम राज्यपाल ने मुझसे कहा तुम 2 यूनिवर्सिटी देखने जाना, JSS और चंडीगढ़। तो मैंने कहा आप देखे आई हैं? बोले मुझसे PM ने कहा था इन 2 यूनिवर्सिटी की जाके देखो गवर्नर बनने के बाद, क्योंकि वो कुलाधिपति होती है। बोली मैं दोनों देख कर आई हूं। मैं JSS गया बस, तो उसका अंतर समझ में आया। हमारे यहाँ कैसे अंतर को दूर किया जाए। फिर चंडीगढ़ वालों से बात हुई तो उनको मैंने आमंत्रित ही कर लिया, वो आ भी गए, क्योंकि उत्तर प्रदेश का योगी जी के वजह से वातावरण बहुत अच्छा हो गया। तो जब ये लोग स्वयं आ गए तो वो उस दिशा में जो आप कह रही हैं, ये कारोबारी लोग अच्छा काम करते हैं। जब वो अच्छा करेंगे तो प्रतिस्पर्धा। और जहां तक सवाल है कि सरकारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलता इसलिए वहां जाते हैं, ये मैं नहीं मानता। सरकारी यूनिवर्सिटी से अच्छी एजुकेशन वहां मिलती है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में जहां जहां मिलती है वहां जाते हैं। जो खराब यूनिवर्सिटी वहां नहीं जा रहे। मैं इसका एग्जाम्पल देना चाहूंगा, संस्कृति यूनिवर्सिटी भी यहाँ पर है, जिसमें आप भी आए हैं और माननीय राज्यपाल भी आए हैं। अगर वहां गौशाला भी है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वहां पे इंक्यूबेशन लैब भी है। अगर वहां पे गोबर से, अगर वहां पे पूरा मेस का और किचन का चल रहा है गोबर गैस से, तो वहीं पे आधुनिक तकनीक से पूरा इंक्यूबेशन सेंटर है जो यूपी गवर्नमेंट का भी है और इसरो का रिसर्च सेंटर भी है। वहां देश के अंदर हाईएस्ट नंबर ऑफ पेटेंट फाइल करता है, जिसके बाद रिलायंस और इन्फोसिस आता है, और बाकी प्रदेश के बाकी यूनिवर्सिटी अलग आती है। संस्कृति यूनिवर्सिटी में अच्छी एजुकेशन है इसलिए लोग जाते हैं, इसलिए नहीं जाते कि आगरा यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिल रहा। और सर आयुर्वेद के अंदर तो सरकारी यूनिवर्सिटी से पहले सीटें भरती है, जो आपने सवाल की। मैं वही बात कह रही हूँ कि ऐसा है ना कि अभी सीट्स तो लिमिटेड है ना, बच्चे बहुत ज्यादा हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पर आप काम कर रहे हैं, लेकिन उस दिशा में तो भी और काम करना बाकी है। नहीं, मैं उस दिशा में सवाल पूछ रही हूँ कि ये एक रीजन रहता है कि बच्चे प्राइवेट यूनिवर्सिटी की तरफ जाते हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटी की तरफ जाते हैं, इसमें ऐतराज क्या है, ये पहले मैं समझ नहीं पा रहा। नहीं, ऐतराज की बात देखिए, वहां पर ज्यादा पैसा खर्चा होगा,
सरकारी में कम पैसे में देखिए, उनको उनका नहीं, भविष्य ज्यादा अच्छा ये नजर नहीं। आता है। जैसे एमबीबीएस की सीट्स का ही ले जो लीजिए। वहां जा रहे हैं, अगर कहीं पे फीस ज्यादा है, मुझे नहीं, मैं इस कंपैरिजन में पढ़ता नहीं ज्यादा, लेकिन अगर ज्यादा है तो वहां क्यों जाके ज्यादा में दे रहा है, कम वाले में क्यों नहीं जा रहा? इसका मतलब वहां पर ज्यादा पैसा देना उसे मंजूर है, क्योंकि क्वालिटी मिल रही है उसको वहां पर। कई बार ऑप्शन भी होता है उसका एक रीजन कि ऑप्शंस नहीं है। नहीं, ऑप्शन देखिए, अब सरकारी विश्वविद्यालय में कौन सरकारी विश्वविद्यालय ऐसा है जहां एडमिशन फुलफिल हो गए हो? एक बताइए उत्तर प्रदेश के अंदर। नहीं है कोई। नहीं, लेकिन ऐसा होता है ना, तभी तो बच्चे जाते हैं दूसरी प्राइवेट होता यूनिवर्सिटी की ऐसा ओर। था। देखिए, जब विश्वविद्यालय कम थे, आज तो हर कमिश्नरी में एक सरकारी विश्वविद्यालय है, उससे भी ज्यादा अलग है, लेकिन हर कमिश्नरी में एक हो गया। फिर इट faculty इज अ को मैटर ऑफ शायद reason चॉइस आता है। मैडम। इट इज, आज का बच्चा जेन जी है, जो नया बच्चा आएगा वो जेन बीटा होगा, अल्फा होगा। आज हम जेन जी की बात कर रहे हैं। वो बहुत सतर्क है, उसको पता है मुझे कहाँ जाना है, मुझे क्या चाहिए। हमारा प्राइवेट यूनिवर्सिटी का कस्टमर है माँ बाप, बट सर्विस हम दे रहे हैं बच्चे को। तो बच्चा आज अपने आप को पूरा स्टडी करता है 360 से, मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ मिलेगा, फैकल्टी कहाँ मिलेगी। और पेरेंट्स भी प्राइवेट में तभी जाते हैं जब वो उस फीस को बर्दाश्त कर पाते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि क्या बच्चे करियर वहां है या नहीं है। तो देयर आर वेरी सेवरल फैक्टर्स। ऐसा नहीं है कि आप सारे मापदंडों पे एक तरह से टेबल पे ना, देयर इज अ बैड एप्पल इन अ बास्केट एंड देयर इज अ गुड एप्पल ऑल्सो, बट वन बैड एप्पल डज नॉट स्पॉइल द होल बास्केट ऑल्सो। तो ऐसा नहीं है, वहां बैड एग्जाम्पल्स गवर्नमेंट में भी हैं, प्राइवेट में भी हैं। बट आज का बच्चा बड़ा सतर्क है, उसको पुरानी तरह सिर्फ एड से भावने एड से बच्चा नहीं आता, वो खुद जाता है, पूरा देखता है, उसके बाद सेलेक्ट करता है। लेकिन उसमें एक फैक्टर है ना, आप लोग इस बात से एक बात तो इत्तेफाक रख रहे हैं, दूसरा फैकल्टी पे मैं आना चाहूंगी कि फैकल्टी की सिचुएशन अभी क्या है यूनिवर्सिटीज के अंदर, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अंदर। जहां पर जिस फैकल्टी की जितनी आवश्यकता है वहां पूरी है, और जहां नहीं है वहां पर फौरन हम वैकेंसी निकालते हैं, पद सृजन करते हैं, आती है फैकल्टी। इसीलिए मैं पूछूंगी, मतलब आप ये कह रहे हैं कि अब हालात अभी काफी अभी बेहतर हो हाल में चुके ही हैं। पिछले मंगलवार को ही शुक्रवार को नया डिसीजन लिया है हमारी कैबिनेट ने, हमारे विभाग ने, कि जितने भी सरकारी महाविद्यालय, 71 सरकारी महाविद्यालय, सबको सरकार संचालित करेगी। ये भी एक प्रपोजल था, उसमें पीपीपी मॉडल पे दे दिया जाए। ये भी प्रपोजल था कि यूनिवर्सिटी संचालित करें। तो तय हुआ, जब हम लोग बैठे माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, मुख्यमंत्री जी बोले ये ठीक रहेगा कि हम ही उसको संचालित करें। तो बेटरमेंट की ओर आगे बढ़ रहे हैं ना, यही सवाल है कि बेटरमेंट की ओर आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही मंच पर आने के लिए और जुड़ने के लिए। अगले सेशन की ओर अब हम आगे बढ़ते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और जो हमारा नेक्स्ट पैनल रहेगा